हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम दो अहम तरीन खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हालिया पाकिस्तान भारत स्टैंड ऑफ के दौरान जो सबसे बड़ी खबर थी वो भारत का राफेल त्यारा गिरना था, क्योंकि भारत की जो राफेल त्यारा था वो वेस्टर्न वर्ल्ड की एक सिंबल था। वो त्यारा जो गिरा उसकी फुटेज पाकिस्तान ने कैसे हासिल की, बड़ी दिलचस्प कहानी है, ये तफसील से बताएंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पाकिस्तान जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है उसके ऑफिसर्स जो कि तरक्की पा गए हैं मगर उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। बड़ी अहम डिटेल है इस हवाले से। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। आसिफ, हमारे आप तो बरतानिया में थे, तो हमारे देखने वालों को नहीं पता या जो हमारे साथी हैं जो हमें फीडबैक देते हैं कि आसिफ आपके बेटे हबीब हंजला वो लॉ ग्रेजुएट हो गए लंदन स्कूल ऑफ लॉ से, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। बहुत बहुत एक तो मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। आपकी फैमिली की भी वहाँ पर कोई शादी थी? जी, मेरी भांजी जो है ना शिजा फयाज चौधरी, उनकी शादी थी। अच्छा। वो हमारे जो दामाद हैं अब्दुल्ला, उनसे, तो ये दोनों इवेंट्स थे जिसकी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। अच्छा। तो लेकिन मैं अब आपको बताऊँ, शिजा भी ज़ाहिर है बेटी है हमारी, लेकिन हबीब हंजला की जो खुशी मुझे ज़ाती तौर पे है, माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड है और इस एज में उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ के बारे में, चीज़ों के बारे में, खुदा उसको बहुत कामयाबियाँ दे। तो आप क्योंकि उसके चचा हैं तो आप हुस्न ज़न भी रखते हैं ना उससे। नहीं, मैं उसे जानता हूँ, मैं अदरवाइज अल्लाह ताला उसे कामयाबियाँ दे और आपकी जो तवक्कुआत हैं अल्लाह करे उस पर पूरा उतरे। एजाज़, मैं वहाँ चला तो गया, दो बड़े अहम इवेंट थे, लेकिन जो सूरत हाल यहाँ पे बनी तो आप एक रिपोर्टर के तौर पे सोच सकते हैं कि मेरी वहाँ पे क्या हालत हुई होगी। कोई शक ही नहीं। इधर तो हमने जंग करवा दी, लिमिटेड जंग हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गया, सीज फायर फिर हो गया। जब जंग उधर बताए ना, देखें पहले दिन भी जब 7 को हुआ तो मैं, आरिफ भाई जो मेरे बड़े बहनोई हैं वहाँ पे था, तो मैं पूरी रात जागता रहा। लंदन में थे आप? नहीं, मैं लीड्स में था। लीड्स में। तो मैं पूरी रात जागता रहा कि जाहिर है कि हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान हालते जंग में और इंसान को नींद आ रही हो। तो वैसे आपको पता है मैं स्लीप अपनी की वजह से ड्यूरिंग ड्राइविंग भी मुझे झोंके आ रहे होते हैं, लेकिन मैंने आँख भी नहीं झपकी, बिलीव मी कि ज़ाहिर है इस तरह की सिचुएशन थी। फिर जब आखिरी मार्का हुआ तो मैं, आपको पता ही हमारे कॉमन फ्रेंड है नासिर तुफैल साहब और लार्ड ज़ीशान साहब, उनसे मिलने मैं गया हुआ था नॉर्थ में। ठीक है। तो उससे पहले मैं ग्लासगो ठहरा हुआ था, मेरे क्लास फेलो हैं डॉक्टर अदनान, उनके घर था। और बिलीव मी कि वहाँ पे जब वहाँ के 9-9:15 का टाइम था, जब यहाँ 1-1:15 बजे वो चकलाला बेस की स्टोरीज़ आई, तो वो रात भी हमारी दोनों की जागते हुए, पूरी रात हम जागते रहे और जब तक पाकिस्तान ने वापस जवाब नहीं दिया और वो सारा कुछ, तो बड़ा ही एक्साइटमेंट थी। लेकिन मैं मुल्क से दूर था तो मुझे बड़ी बेचैनी भी थी इसके साथ साथ। तो मैंने वहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ भी देखी हैं, पाकिस्तानी भी, इंडियन भी। अब डॉक्टर अदनान के जो बेटे हैं अब्दुल हनान, वो बच्चा, उसका पेपर भी था और रात को, पूरी रात वो आके थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें बताता था अलर्ट्स, बाबा ये भी हो गया। तो मैं उसकी एक्साइटमेंट देख के, हालांकि वो ब्रिटिश बॉर्न बच्चा है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए उसका वो जज्बा देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। और हालांकि उसको पता है कि हम दोनों टीवी के आगे बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी, इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया के चैनल्स बार बार हम स्विच कर रहे थे। तो खैर वहाँ पे मुझे पाकिस्तानियों के मुजाहरे भी नज़र आए। पहले हमले के बाद लंदन में पाकिस्तानियों ने ब्रिटिश जो बरतानवी इंडियन हाई कमीशन है उसके बाहर एक प्रोटेस्ट भी किया था। फिर जब आखिरी मार्का हुआ 9 और 10 की दरमियानी रात को, तो उसके बाद जश्न और सेलिब्रेशन भी हुई। लेकिन इंडियन कम्युनिटी को मैंने किसी भी मामले पे ना तो वहाँ पे रोडों पे देखा, और मेरी जो चंद एक लोगों से बात हुई जो फील्ड में होते हैं, जो आम इंडियन हैं, वो इस लड़ाई से मुझे बड़े बेताल्लुक़ से नज़र आए और उन्होंने कोई किसी ना तो कोई बहस की कि कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन पाकिस्तानी जो थे हमारे लोग, ये सारे फुली चार्ज थे। और यही शायद हमारी एक वो है ना कि ख़ास है तरकीब में कौमें, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, क्या है वो, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ देखी और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो बस यही था। इस मार्के में ज़्यादा चीज़ें तो आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं तो उससे महरूम रहा हूँ। उसके बाद तो जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल
जी के जब ओहदे पे उन्हें तरक्की फील्ड दी। मार्शल बनाया गया तो भी मैं उधर ही था, बल्कि मेरी वहाँ से डेली बात होती थी अमाद भाई से, यहाँ पे दोस्त हैं हमारे। आप बड़े खुश लग रहे हैं फील्ड मार्शल तो बनने में। नहीं, मेरी उनसे बात हो रही थी तो एक दिन मैंने उन्हें वैसे ही कह दिया, मैंने कहा मुझे लगता है अब जनरल आसिम मुनीर जो है ना, ये फील्ड मार्शल भी बन सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने ये कामयाबियाँ समेटी हैं। और बाज़ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि 4 दिन की जंग थी और फील्ड मार्शल बन गए, लेकिन एजाज़ देखें, जुर्रत और बहादुरी का जो डिसीजन होता है ना, वो शायद एक लम्हे का ही होता है। फिर जंग कितना चलती है ये हालातों वाक़यात पे मैटर करता है। देखें, हमारे एक जनरल साहब एक काल के ऊपर वो बिल्कुल पसपा हो गए थे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर की यहाँ तक ये बात दुरुस्त है कि जिस तरीके से इंडिया ने बग़ैर सबूतों के हमें दीवार से लगाया, जिस तरीके से एग्रेशन शो किया, तो उन्होंने फिर एक दलेरी के साथ जवाब दिया। और इसी बात की हमें बड़ी खुशी है कि हमने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, बल्कि उनसे बढ़ के दिया, उनकी तवक्को के ख़िलाफ़ दिया, और उनको आइंदा सोचना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हुए। बाकी जहाँ तक बात है फील्ड मार्शल वाली, तो इस पे बहुत सारे लोगों को मैंने मुतरज़ होते सुना है, लेकिन आप देख लें कि नेशनल लेवल पे इमरान खान साहब के एक बयान के अलावा किसी बंदे ने कोई एतराज़ नहीं किया। करके तो दिखाए, जी ठीक है। मतलब करे तो सही। एक खान साहब का एतराज़ था, बाकी जो आपको इतराज़ है कोई? नहीं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको फील्ड मार्शल की हिस्ट्री बताऊं तो वो बड़ी दिलचस्प है। फील्ड मार्शल की जो आखिरी फील्ड मार्शल बने हैं ना, वो मतलब जनरल आसिम मुनीर से पहले जो फील्ड मार्शल बने हैं, दस्तयाब 1991 में हुए। नहीं मैं अभी उधर नहीं, मैं इंटरनेशनली बात कर अच्छा, रहा हूँ। इंटरनेशनली बात। वो हैं मिस्र के, अच्छा, मिस्र में। सीसी। हाँ, हाँ, जब मुर्सी सदर बने जी। तो उन्होंने उनको वज़ीर दिफा लगा दिया, और वो पाकिस्तान के दौरे, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सदर साहब पाकिस्तान के दौरे पे थे और पीछे जो मुजाहरे हो रहे थे उस पे उन्होंने जनाब पीछे सीसी साहब ने ना सिर्फ अल-फतह अल-सीसी जो था उसने मार्शल लॉ लगा दिया, सदर साहब को बंद कर दिया और उनको सज़ाए मौत भी दिलवा दी। वो अदालती कार्रवाई आपको पता ही है, और वो फील्ड मार्शल भी बन गए। ठीक है। अच्छा, हमारे जनरल आसिम मुनीर इस लिहाज से तो बड़े हम समझते हैं कि अच्छे हैं कि पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। पहले तो सेल्फ अपॉइंटेड थे और उन्होंने 1958 में ख़ुद को जो है 58-59 में कर लिया था ना फील्ड मार्शल। अभी उन्होंने कोई जंग भी नहीं लड़ी थी, वो तो सिकंदर मिर्ज़ा का तख्ता उलट के ही उन्होंने ख़ुद को फील्ड मार्शल इस बुनियाद पर डिक्लेयर कर दिया था कि मैं पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान बना रहा हूँ। ठीक है, ये जंगी उन्होंने वो नहीं किया था, क्योंकि पूरी दुनिया में ना कोई जंगी मार्कों में जंगी या फतूहात की बुनियाद पे मिलता है, लेकिन हमारे फील्ड मार्शल अयूब खान साहब जो थे उन्होंने इसका जवाब दिया था कि मैं पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान बना रहा हूँ। 65 और 71 की जंगें उस वक्त हुई हैं जब वो ऑलरेडी फील्ड मार्शल थे। ठीक है, तो इस लिहाज से एक तो ये कि जनरल आसिम मुनीर ने 12 लेग जंग जीती है, चाहे उसकी ड्यूरेशन जो भी थी, एक सख्त फैसला भी उन्होंने लिया, फिर वो सेल्फ अपॉइंटेड भी नहीं है। 12 लेग काबीना ने मंजूरी दी है, एक सिविल हुकूमत ने उन्हें ये ओहदा दिया है। बरसर इक़्तिदार जो कोलेशन पार्टनर्स हैं वो सब इस पे मुतफ़िक थे, उन्होंने मुतफ़िका तौर पे उन्हें वो स्टिक दी है। तो इस लिहाज से खुशी की बात है, हमें हौसला मिला है कि जंग लड़ के वो फील्ड मार्शल बने और उन्हें सिविल हुकूमत ने फील्ड मार्शल बनाया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं वहाँ पे फिर देख रहा था, मीडिया में तो आ रहा था जी कि मुराद और वो ही रहेंगी और सारा रहेगा। फील्ड मार्शल की एक जो सबसे ज़बरदस्त बात है ना, वो ये होती है कि ये ताहयात वर्दी पहन सकते हैं। ठीक। तो जनरल आसिम वैसे तो ये रिटायर नहीं होते, पता है आपको कि फील्ड मार्शल रिटायर नहीं होता। ठीक। तो अब इसके दो मानी हैं, क्या पता वो आसिम मुनीर आर्मी चीफ से तो रिटायर हो ही जाएं, लेकिन फील्ड मार्शल ऐसा होता है जिससे वो कभी रिटायर नहीं होंगे। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बतौर फील्ड मार्शल अगर वो रिटायर हो भी जाते हैं जनरल के ओहदे से, आर्मी चीफ के ओहदे से, तो किसी भी सरकारी तकरीब में वो फील्ड मार्शल की वर्दी पहन के आ सकते हैं। उनकी जो अभी की तनख्वाह है वही रहेगी, उनकी सरकारी मुराद और प्रोटोकॉल सदर और वज़ीर-ए-आज़म के बराबर होगा। अच्छा, दुनिया के कुछ मुल्कों में वेरी करती हैं ये चीज़ें कि उनको क्या मुराद दी जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसा एजाज़ होता है फ़ौजी का कि जो है वो उससे उसकी यूनिफॉर्म में वो रहता है आफ्टर रिटायरमेंट। सबसे अहम बात बता नहीं रहा जी जी, आप बताएं। तो सबसे अहम बात यह है कि जब फील्ड मार्शल बंदा बन जाता है ना, अब जनरल आसिम मुनीर जो है फील्ड मार्शल बन चुके हैं जी, तो जर्नैल जब थे तो इन्हें भी जवाब में सलूट मारना पड़ता था। तो अब इन्हें कोई सलूट मारेगा तो जवाब में सलूट नहीं मारेंगे, ये अपना डंडा ला देंगे, स्टिक जो है ना वो ला देंगे, ठीक है सलूट। तो अब जो स्टिक है आपको पता है ये स्टिक की बड़ी अहमियत है। जी, स्टिक के बारे में मैंने पूछा था
तो उन्होंने कहा जी कि स्टिक तो वो भी बड़ी अच्छी होती है वो चीफ वाली, लेकिन ये थोड़ी लंबी है। अच्छा, थोड़ी सी आपने लंबी नापी थी या नहीं, मुझे बताया गया अच्छा। कि थोड़ी लंबी है, और इसमें क्योंकि ग्रीन कलर की होती है तो इसके ऊपर गोल्ड के भी कुछ वो होता है, काम हुआ होता है। अच्छा अच्छा पहली जो स्टिक थी वो जनरल अयूब साहब की, वो भी आप उनकी तस्वीरों में उनके साथ आप देख सकते हैं। तो खैर आर्मी एक जो हमारे ख़ित्ते के एक फील्ड मार्शल ऐसे भी रहे हैं हमारे इस रीजन के, क्योंकि आपको पता है कि पहले फील्ड मार्शल 1736 में बने थे, और अभी तक सबसे ज़्यादा फील्ड मार्शल यूके ने बनाया है, जो 141 उन्होंने फील्ड मार्शल बनाए हैं, और रशिया ने भी कुछ 100 के करीब फील्ड मार्शल बनाए हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पहले फील्ड मार्शल जो बने थे वो 1971 की वार जिन्होंने जीती थी, उनको 1973 में 2 साल की डेलिब्रेशन के बाद उन्हें फील्ड मानिक शाह जो थे उनको बनाया गया था फील्ड मार्शल, और दूसरे उनके जो थे 1986 में बने थे कि फौज को। थिंकिंग वैसे ही स्लो है ना, हम तो क्विक थिंकिंग, हमारी तो थिंकिंग जो है वो फौरन नहीं, हम तो शहबाज स्पीड, शहबाज स्पीड भी मशहूर है, और टैलेंट पहचानने में हम वैसे भी देर नहीं करते। और उसके अलावा एजाज़ ये भी है कि हमारे खित्ते के ना एक जो हैं फील्ड मार्शल ना, वो बेचारे बड़े उनकी बैड लक रही। आपको याद होगा श्रीलंका में तमिल टाइगर्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने जो है ना कार्रवाइयाँ की थी, और उनको उन्होंने बड़े फैटल थे वो, आपको पता ही है, वो जहर खा लेते थे अपने लाकेट से निकाल के, और वो खुदकुश थे वो लोग। तो उनकी तहरीक को उन्होंने ख़त्म किया था। इनका नाम है सात फुनस्ता। तो इन्होंने इनको ना 2009 में फील्ड मार्शल बनाया गया, ठीक है, इनकी खिदमात के इतराफ़ में, लेकिन जनाब इनको 2010 में ना गिरफ़्तार कर लिया गया। अच्छा, और इनसे फील्ड मार्शल का रैंक भी वापस ले। अच्छा, तो ये एक यूनिक आदमी है कि जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया, लेकिन सरकारी तौर पे इनसे वापस भी ले लिया गया ये। लेकिन अगेन ये हुआ, उसके बाद फिर इन्होंने जो भी हालात थे, फिर हालात ने पलटा खाया जब मुल्क में, तो 2015 में वापस इन्हें ये ओहदा दिया गया। आप खबर बताएं कि राफेल तैयारे को जो गिराया गया है वो बहुत अहम बात है, और ज़ाहिर है हमारी फोर्सेस का कारनामा है, लेकिन अहम खबर उसमें ये है कि वो कैसे राफेल की जो फुटेज है इंडिया से पाकिस्तान में कैसे आई, ये बताएं कहानी, असल बात। हाँ एजाज़, देखें इस सारी लड़ाई में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो यही है कि पाकिस्तान ने जो राफेल को गिराया, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि राफेल को अगर फ़िज़ा में उड़ता एक बाज़ करार दिया जाए, अगर तैयारों को परिंदे माना जाए, तो उसमें इसका दर्जा जो है वो किसी बाज़ का, शाहीन का होता है, कि जो सबसे ताकतवर जो फाइटर्स प्लेन्स हैं उसमें भी बड़ा टॉप पे है। तो और ये इससे पहले गिरा भी नहीं था, और अगर हमें वो फुटेज ना मिलती ग्राउंड पे जो बाद में वायरल हुई, जिसकी बाद पूरी दुनिया को ये मानना पड़ा कि राफेल गिरा है, अगर वो फुटेज हमें ना मिलती तो हमारे जो दावे थे जो कि हकीकत पर मबनी थे, हालांकि हमने ऑडियो भी रिकॉर्ड की है उन लोगों की, गिरने वाले जहाज़ों की भी, और वो तो ये हमें शायद वो लुत्फ़ ना आता इस मार्के का जो आज हम बैठ के उठाते हैं कि आपका राफेल हमने गिरा, और दुनिया को भी ये मानना पड़ता है। अब ये फुटेज पाकिस्तान ने कैसे हासिल की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। ये राफेल जहाँ पे गिरा वहाँ पे जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने फौरी तौर पे उस इलाके को कॉर्डन कर ली और आम आदमियों को वहाँ पे जाने से रोक दिया। एजाज़, इस जंग के अंदर कुछ शोबे तो बड़े हमारे हाईलाइट हुए हैं, लेकिन कुछ शोबे अभी भी हाईलाइट नहीं हुए या ड्यू उनकी जो नहीं हुई। उसमें इंडिया के अंदर जो हमारी फील्ड इंटेलिजेंस थी ना, उसका भी बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, हमारी एक्यूरेसी मिसाइलों की, हमारी टेक्नोलॉजी, वो सारा कुछ था, लेकिन बहरहाल कुछ आंखें, कुछ कान, कुछ नाक स्मेल करने वाले वहाँ पे हमारे लिए काम कर रहे थे। वो हमें बता रहे थे कि क्या है और कैसे है। ठीक, तो हम हिट तो कर रहे थे, लेकिन किसको हिट करना है इस बारे में भी हमें वो बता रहे थे। ठीक। तो जो फील्ड इंटेलिजेंस है वहाँ से हमें यहाँ पे फीड हुआ कि फ़लाँ रैंक के ऑफिसर हैं और इनके पास उसकी फुटेज है। यानी कि इंडियन इंटेलिजेंस के एक अफसर हैं के जिनके अफसर पास राफेल के तैयारे करने की फुटेज है, ठीक है, जो उन्होंने जाके वहाँ से बनाई है। ठीक। अब जब यहाँ पे बताया गया तो एजाज़, आपको पता है कि फिर एक जो इंटेलिजेंस की दुनिया है इसमें
स्काई इज़ द लिमिट, और आप जितने स्मार्ट हैं आपकी फिर उतनी उड़ान है। तो यहाँ से हमारे एक ऑफिसर ने जो है वो उस अफसर को कॉल की जिसका नंबर दिया गया था, जिसके नाम के बारे में बताया गया था, और उसे बताया गया कि मैं इंटरनेशनल मीडिया का नुमाइंदा हूँ और मैं आपसे ये फुटेज जो है अपने इदारे के लिए लेना चाहता हूँ। तो उनका जो अंधेरे में फेंका हुआ तीर था वो 100% निशाने पे लगा, और दूसरी तरफ से जो है वो डिमांड की गई पैसों की। ठीक। तो उन्होंने कहा आप मुझे अकाउंट दें, मैं उसमें भेज देता हूँ। तो उन्होंने अकाउंट दिया, उन्होंने अकाउंट में पैसे डाले, जिसके जवाब में उन्हें एक जो व्हाट्सएप नंबर इन्होंने दिया उस पर वो फुटेज आ गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पैसे कितने थे? आप सुन के हैरान होंगे कि सिर्फ 50,000 रुपये डिमांड किए गए थे। 50,000 रुपये इंडियन? जी, इंडियन 50,000 रुपये डिमांड किए गए, जिसमें कोई भावताव नहीं किया गया। जो लेने वालों हमारे जो अफसर थे जो उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट खुद को पोज कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि ठीक है हम आपको ये रकम दे देते हैं, लेकिन आप ये इंश्योर करेंगे कि ये, क्योंकि हमने ये अथेंटिक होनी चाहिए, और इसमें उन्होंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं, आप मुझे भेजें। तो जब वो पैसे दिए गए तो उस अफसर ने मतलूबा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया था एक इंटरनेशनल कोड के साथ, उसके ऊपर ये फुटेज भेजी, और ये एक ऐसी फुटेज थी पाकिस्तान के पास जिसको फिर हमने वायरल किया है, और पूरी दुनिया को मानना पड़ा है कि ये राफेल जो है वो नीचे गिरा पड़ा है, जो फ़िज़ाओं का जो है वो बादशाह माना जाता है। अच्छा, उसको पाकिस्तानियों ने ज़मीन पे गिरा दिया। मुझे दो बातों के जवाब दें। क्या जो फुटेज है वो भारतीय आईबी के अफसर के पास थी या भारतीय रॉ के अफसर के पास थी? देखें एजाज, मुझे जो बात बताई गई है उसमें मैंने ये डिटेल तो मालूम नहीं की। अच्छा। लेकिन ये बात है कि वहाँ के इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर थे ये फुटेज उनके पास थी। वहाँ पे मौके पे जो फुटेज बनाई गई थी ये वो फुटेज थी, और उसी के अंदर आप देखते हैं कि राफेल के ऊपर वो निशान भी बना हुआ है, और वो इस्टेब्लिश करता है कि ये राफेल का मलबा है। अच्छा, और दूसरा ये जो फुटेज जिस एजेंसी ने ली वो आईएसआई थी, आईबी थी या एमआई थी? ये मुझे बताने से मना किया अच्छा, गया। ये ठीक है, लेकिन आप खातिर जमा रखें, आपकी एक जो है प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये फुटेज हासिल की, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटेड काम था सारा। तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि हासिल की, बल्कि इस सारे मार्के का जो इसको दोबाला किया ना, जो कहते हैं ना कि जिस तरह आपने चाट के ऊपर अगर मसाला ना डालें तो मज़ा है, तो ये वो मसाला था इस लड़ाई का जो ये हासिल किया गया, और किस ट्रिक के साथ हासिल किया गया वो मैंने आपको बताया। इंटरेस्टिंग। तो ये होता है दुनिया में, इंटेलिजेंस चीज़ें बेचती भी है, पर्सनल लेवल पे भी लोग भेज देते हैं। सम टाइम चीज़ें वो जो कीमती होती हैं ये बिकती रहती हैं। तो एजाज़ ये थी मेरे पास स्टोरी, जो आपने तो सारी स्टोरी यहाँ से माशाल्लाह ब्रेक की हैं, जियो के लिए भी हो रही है। तो मैं आके सोच रहा था कि मैं भी कोई चीज़ बेचूं, तो मैंने जब इधर उधर भाग दौड़ की, तो जो आपने फील्ड मार्शल वाला मसाला दिया उसमें मज़ा नहीं है, असल स्टोरी है। फील्ड मार्शल तो देखे ना, आप हमारे फील्ड मार्शल नहीं, वो जो आपने वो किया, चलो ठीक है, अब आपने कह दिया, तो आपसे तो वो बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और एजाज आप बताएं, आप प्रमोशंस को लेके कुछ बात? जी आसिफ, बड़ा अहम मामला है। थैंक यू। एक तो बहुत अच्छी स्टोरी आपने दी, बहुत वंडरफुल स्टोरी है, नो डाउट। और मैं समझता हूँ कि ये ऐड हुई है इन्फॉर्मेशन, आप जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी उसमें बड़ी वैल्यू ऐड किया आपने इन्फॉर्मेशन दे के। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान की सिविल सर्विस के हवाले से है। आपको आसिफ पता होगा कि ग्रेड 19 से 20 और 20 से 21 के जो ऑफिसर्स का बोर्ड है वो मार्च में हुआ था। बिल्कुल, रवां साल बड़ी ताखीर के बाद हुआ था। तकरीबन 2 साल लग गए पहले ही लॉन्ग अवेटेड, बेचारे अफसर परेशान। उसकी एक वजह तो ये थी कि एफपीएससी का चेयरमैन नहीं लग रहे थे, फिर उसमें एक ताखीर हुई, फिर ये भी था कि इंटरिम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो ये भी था। तो इस सारे खेल में जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी उसको बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान इसलिए कि अफसर सारी ज़िंदगी सर्विस करते हैं कि उन्होंने ग्रेड 19 में जाना है या 20 से 21 में जाना है, ठीक है, 19 से 20 में जाना है किसी ने, और हर ग्रेड की यही कहानी। 21 से 22 में भी 1.5 साल से ज़्यादा की ताखीर थी जी। अब वो सीटें जब वो आगे जाते हैं तो नीचे क्रिएट होती हैं, और पूरी एक चेन है ना, पूरी चेन ख़राब होती है। अब आसिफ ये हुआ कि 2 सर्विसेज रह गई हैं। पहले पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी, उनके नोटिफिकेशन वगैरह निकाल दिए हैं, इंफॉर्मेशन सर्विस थी, रेलवे थी, और बाकी सारी निकल गई। क्योंकि जो ही जब प्रमोशन होती है ना तो उसका एक अपॉइंटमेंट या
उसकी तैनाती का प्लान भी होता है। 2 सर्विसेज आसिफ रह गई हैं, 100 के करीब ऑफिसर्स हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के और दूसरी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, और ये दोनों सर्विसेज बड़ी अहम है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये अपने आप को समझते हैं कि अब बड़ा वो है, लेकिन वो एक अलग डिबेट है कि पुलिस सर्विस ज़्यादा अहम है या PAS ज़्यादा अहम है। लेकिन अहम बात है कि दोनों के ऑफिसर्स जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, ज़्यादती पहली ये कि आपने 2 बोर्ड नहीं हो सके, पॉलिसी ये कहती है कि साल में 2 दफ़ा बोर्ड होने, पॉलिसी ये कहती है, नहीं किया आपने। मार्च में बोर्ड हुआ, मार्च के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है, मुझे पता लगा कि वो टोटल कोई 1065 के करीब ऑफिसर्स हैं, उनकी हर किसी की प्रोजेक्शन बनानी है, उनके CVs निकाल के उनका डिटेल्स लिखनी है। तो चले 1 माह अप्रैल ये भी हो गया कि 1 माह वो भी लग गया कि आपने किया, 1065 के करीब ऑफिसर्स। अब ये 100 ऑफिसर्स रह गए पुलिस सर्विस के और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, और बड़े परेशान हैं क्योंकि ज़ाहिर है आप आगे जाके कोई पोस्टिंग लेंगे तो फिर अगली प्रमोशन की लाइन में लगेंगे, ज़ाहिर है। तो अब ये नहीं लग रहे, तो मैंने चेक करने की कोशिश की है कि ये क्या मामला है। आपको पता है कि गवर्नमेंट साइड के ऊपर सेलिब्रेशंस ये वाली जो है वो बड़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने एक जो अपॉइंटमेंट प्लान है वो बनाकर भेज दिया हुआ है PM ऑफिस को, मेरी इतलात के मुताबिक। तो PM ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं है, मसरूफ़ है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी बैरून मुल्क दौरे पे जा रहे हैं। तो उसकी वजह से ये जो 100 ऑफिसर्स हैं, ये इनका जो मुस्तकबिल है वो मखदूश हो रहा है, या इनकी जो प्रमोशन है वो हवा में अटक गई है, ठीक है। तो और ब्यूरोक्रेसी आसिफ आपको पता है कि ये किसी भी रियासत में दिमाग का काम करती है। तो अगर आपने अपने दिमाग को इतना स्लो कर देना है कि उनकी प्रमोशन ही नहीं सही जगह पे करनी, टाइमली करनी, तो वो तो बेचारे काम ही नहीं कर पाएंगे। और सिविल ब्यूरोक्रेसी हमारी वैसे पहले ही बहुत सारे दबाव का शिकार रहती जी है, हाँ। और हमारे यहाँ तो खैर दिमाग का किरदार उनसे ले लिया गया हुआ है। लेकिन एक दिन भी लेट करना ना किसी का नोटिफिकेशन, देखें अब कुछ लोग हो सकता है सीनियरिटी के फ़र्क आ जाते हैं ना, फिर जब आपने तस्लीम कर लिया एक राइट, तो उसमें मेरा ख्याल है कि फॉर्मेलिटीज़ में ताख़ीर नहीं, मैं तो आसिफ ये हैरान हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के ज़रा सेक्रेटरी टू PM वो भी मौजूद हैं, फिर तोकीर शाह इनके फॉर्मर सेक्रेटरी टू PM रहे हैं, वो एडवाइज़र हैं इनके साथ, अहद चीमा, ये समझदार लोग हैं, ये अपने अपने एरिया के समझदार लोग हैं। तो आई होप कि तोकीर शाह साहब और अहद जो हैं इस बात को पुश करेंगे। मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने पुश किया है। जो मसला आ रहा है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की इंगेजमेंट की वजह से आ रहा है, तो बैरूनी दौरे भी हैं और बहुत सारी अभी तक। लेकिन आई एक्सपेक्ट कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो इसको फौरी नोटिस लेंगे और फौरी तौर पे इन ऑफिसर्स का की अपॉइंटमेंट करेंगे। तो मेरे ख्याल में आसिफ मेरे पास तो यही है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में राय का इजहार कीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshop777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।